नमस्कार। आज मैं आनंदम परियोजना की रूपरेखा कैसे तैयार करें उसके बारे में एक संक्षिप्त वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूं। आनंदम परियोजना, जैसा कि आप सभी इससे परिचित हो चुके होंगे कि आनंदम एक नया विषय सत्र 2020-21 से, यानी इसी सत्र से आपके कोर्स में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। यानी जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष या एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उन सभी को इस आनंदम विषय के साथ में पढ़ाई करनी होगी और यह अनिवार्य विषय है। यह 100 नंबर का एक पेपर होगा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उसमें जैसा आपने पहले आपके पास कोई वीडियो आया होगा हमारे कॉलेज का, जिसमें इस आनंदम परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। अब मैं जो आनंदम परियोजना है उस परियोजना का जो आपने एक टाइटल सेलेक्ट किया है, उस टाइटल पर रूपरेखा आप कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि जो आपका आनंदम का पूरा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अंकों का अलग अलग जो बंटवारा है, उसमें आपके 10 नंबर के अंक जो हैं वो हैं आपके दैनिक डायरी के। जो आप हमेशा जो भी अच्छे काम करते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो समाज हित के कार्य है, वे प्रतिदिन आपको अपनी जो आनंदम डायरी है उस डायरी के अंदर नोट करने हैं, लिखने हैं प्रतिदिन के हिसाब से। और वह डायरी आपको वर्ष के अंत में कॉलेज में जमा करवानी होगी। जब वह डायरी आप दैनिक डायरी जमा करवाएंगे तो उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 अंक आपको उसके मिलेंगे। दूसरा है आपका 20 नंबर की आनंदम परियोजना की रूपरेखा, यानी जो आनंदम प्रोजेक्ट है उसकी सिनॉप्सिस बना करके आपको कॉलेज में सबमिट करनी है। और वह आनंदम जो परियोजना की रूपरेखा की जो कॉपी है वो जब आप यहाँ कॉलेज में जमा करवाएंगे तभी आपको उसके 20 नंबर मिलेंगे। यानी आनंदम प्रोजेक्ट की रूपरेखा जमा कराने के 20 नंबर है। तो रूपरेखा जमा कराने के लिए आपको पहले उसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी। फिर जब यह आनंदम प्रोजेक्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे वर्ष के अंत में, तो वह आपको पूरा जो भी आपने जितना भी काम किया वो सारा लिखा हुआ, और जितने भी आपके पास फोटोग्राफ्स है, वीडियो हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो जो आपने काम किए हैं अच्छे काम, जो भी आपका सेलेक्टेड टॉपिक है उसके अनुसार आपको पूरा प्रोजेक्ट बना करके और यहाँ कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो उसके आपको मिलेंगे 50 अंक। तो ऐसे करके आपके जो टोटल नंबर हैं उसमें एक 20 नंबर का एक और है जिसमें आपको जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बताना होगा। तो ऐसे करके आपके 100 नंबर का ये पूरा एक पेपर है। उसमें से 20 नंबर की है रूपरेखा। सिर्फ जो आनंदम परियोजना की रूपरेखा है उसके 20 नंबर है। तो रूपरेखा का जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या है और उसमें आपको क्या लिखना है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आनंदम रूपरेखा की जो उसका जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले है उसका परिचय। यानी आपने जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपने टाइटल, जो भी आपने शीर्षक, जो आपने कार्य एक समूह की गतिविधि के रूप में उसका जो चयन किया है उसका परिचय आपको उसमें लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक शीर्षक है उसके बारे में बताऊंगा, जैसे नशा मुक्ति हेतु समूह बना करके लोगों को प्रेरित करना और लोगों को नशे से मुक्त करना। ये मान लीजिए आपने टॉपिक का चयन किया है, वह अगर आपने शीर्षक लिया है परियोजना का जिसमें आपको 8 से 10 बच्चे हो सकते हैं, 8 से 12 बच्चे हो सकते हैं, उस समूह के द्वारा वो गतिविधि आपको वर्ष पर्यंत करनी है। तो उसमें
वो जो आपने नशा मुक्ति का जो टाइटल लिया है, जो शीर्षक लिया, उसका परिचय आपको उसमें लिखना होगा। यानी आपको उसमें वे सारी बातें लिखनी पड़ेगी, जैसे नशे से होने वाले दुष्परिणाम क्या है। जैसे जो नशा है वो हमारे सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है। हम समाज के अंदर विभिन्न लोगों को देखते हैं जो नशे के अंदर ग्रसित हैं, और उस नशे की प्रवृत्ति के कारण वो स्वयं बर्बाद हो रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज को तबाह कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो नशे की प्रवृत्ति है, उससे जो स्वस्थ समाज के अंदर उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, उसको मिटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमें इन विभिन्न प्रकार के जो नशे हैं उनको दूर करना पड़ेगा। यानी समाज से उसको हटाना पड़ेगा, उनको मिटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उन सभी को प्रेरित करना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार के नशे, जैसे अफीम का नशा हो सकता है, गांजे का हो सकता है, स्मैक का हो सकता है, शराब का हो सकता है, तंबाकू का हो सकता है, तंबाकू के विभिन्न प्रकार के नशे हो सकते हैं, धूम्रपान हो सकता है, या जो गुटखा बना करके जो खाते हैं गुटखे के साथ में, या चबाते हैं तंबाकू, वो हो सकते हैं, या तंबाकू सूंघते हैं, वो हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो नशे हैं, उस नशों का दुष्परिणाम समाज पर आता है, व्यक्ति पर आता है, एक परिवार पर आता है। इसलिए हमें एक स्वस्थ समाज एक बनाने के लिए इस प्रकार के नशों को दूर करना होगा, या जो नशे से ग्रसित हैं उनको नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि वो उस नशे को छोड़ दे। और इस प्रकार के दुष्परिणाम जो हो रहे हैं उससे समाज को, देश को बचाया जा सके। इसलिए हमने इस टॉपिक का चयन किया है। ये एक मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ। आप विभिन्न प्रकार के टॉपिक ले सकते हैं जो समाज के हित के हैं। यह तो एक टॉपिक था। इसी प्रकार से आप जो शिक्षा है, शिक्षा का ले सकते हैं। जो ऐसे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, कुछ गरीब तबके के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उन बच्चों को प्रेरित करना, वो आप टॉपिक ले सकते हैं। या आप इस प्रकार का टॉपिक ले सकते हैं, जैसे एक कोई मोहल्ला है, गांव है, वहाँ कितने बच्चों को टीकाकरण हुआ है, या ऐसे परिवार कौन कौन से हैं जिनको राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के बारे में पता ही नहीं है। उन सबको जागरूक करने के लिए लोगों के पास में जाकर के, समूह बना करके, अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनको सचेत करना, इस प्रकार का टॉपिक आप ले सकते हैं। या आपने कोई हॉस्पिटल ले लिया, कोई स्कूल ले लिया, या कोई एक गार्डन ले लिया, बगीचा ले लिया, उसकी आपको सार संभाल करनी है, देख रेख करनी है, वर्ष पर्यंत पौधे लगाने हैं, पानी पिलाना है, उसकी कटाई छंटाई करनी है। इस प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो अच्छे हैं, जो समाज के हित के हैं, जो वंचित और जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके काम के हैं। तो इस प्रकार का कोई भी एक टॉपिक लेकर के आपको उसका चयन करना है। फिर रूपरेखा के लिए उसमें आपको उससे संबंधित परिचय लिखना है। जैसा कि मैंने आपको नशा मुक्ति के बारे में, उसका परिचय के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर दूसरा पॉइंट है इसका, परियोजना के उद्देश्य क्या है, यानी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे हमारा अगर शीर्षक नशा मुक्ति अभियान होता तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के उद्देश्य ले सकते थे। जैसे पहला उद्देश्य हमारा हो सकता है कि अमुक गांव या अमुक मोहल्ला, जिसमें विभिन्न प्रकार के नशों में जकड़े हुए लोगों का सर्वे करना एक हो गया। यानी ये हमारा एक उद्देश्य हो गया कि उसका हम सर्वे करेंगे कि किस किस आयु वर्ग के अंदर कौन लोग और कितने लोग किन किन नशों से ग्रसित हैं, किस हद तक ग्रसित है, उसका एक सर्वे करना सामान्य, ये एक हमारा उद्देश्य हो गया। दूसरा इसी के अंदर उद्देश्य हो सकता है कि अमुक गांव मोहल्ला को उस नशों से मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना। पहले हमने सर्वे कर लिया
कि इतने लोग जो हैं वहाँ इस नशों से ग्रसित हैं। फिर नशों से मुक्त करने के लिए हमें ऐसे प्रेरणादायी, प्रेरित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना या ऐसे शिविरों का आयोजन करना, तो ये हमारा दूसरा उद्देश्य हो गया। इसी प्रकार से तीसरा उद्देश्य हम ले सकते हैं, नशे से ग्रसित लोगों को नशा मुक्ति शिविरों में ले जाना। हमने प्रेरणादायी कुछ कार्यक्रम किए, कुछ नुक्कड़ नाटक किए, कुछ ऐसे लोगों से प्रेरणादायी भाषण दिलवाए, उनकी काउंसलिंग की, उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग हैं जो नशा नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको हम प्रेरित करके नशा मुक्ति शिविरों तक ले जाएंगे। तो ये एक तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। चौथा ये हो गया कि नशा मुक्ति हेतु पोस्टर या बैनर लगाना उस मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, तहसील के अंदर, जो भी हमने क्षेत्र लिया है उसमें। तो ये इस प्रकार से हमारे 3-4 जो भी जितना भी हम लेना चाहें वो उसके उद्देश्य हो गए। फिर तीसरा इसका पॉइंट है कार्य का चिन्हित क्षेत्र, यानी यह जो आप काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसका क्षेत्र क्या होगा। और क्षेत्र जो होगा वो हमारा ग्रुप बना हुआ है, विद्यार्थियों का जो एक समूह बना है, क्योंकि आप समूह के अंदर काम करना चाह रहे हैं या एकल करना चाह रहे हैं, जैसा भी करें, मैं बात कर रहा हूँ अभी समूह की, क्योंकि आप समूह में काम कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा क्षेत्र आपको बड़ा लेकर के उसमें काम करना है। समूह में काम करेंगे तो एक रिजल्ट उसका अच्छा आएगा, एक सहयोग मिलता रहेगा सब लोगों का आपस में। इसलिए ये समूह की गतिविधि के अंदर अगर हम लेते हैं तो थोड़ा सा क्षेत्र हम बड़ा ले सकते हैं। जैसे एक गांव ले लिए, 2 गांव ले लिए, तो उस गांव का नाम लिख दिया अमुक अमुक गांव, या ये तहसील, या ये मोहल्ला, जैसे भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार वो क्षेत्र हो गया। ये गांव मोहल्ला किस तहसील में, किस जिले में है, उसका पूरा वो हो गया कि यहाँ पर जितने भी लोग विभिन्न प्रकार के नशों में ग्रसित है उन लोगों को नशों से मुक्त करना। तो ये आपका एक क्षेत्र हो गया, चिन्हित हो गया, उसके नाम लिख दिया कि ये गांव है, ये मोहल्ला है, या ये ढाणिया है, या ये इतने गांव है, जो भी है वो आपने लिख दिया, तो वो एक चिन्हित क्षेत्र हो गया। तो तीसरे पॉइंट का ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उस क्षेत्र का नाम लिखना है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए हम काम करेंगे। फिर चौथा है लाभार्थी। आपका जो लक्ष्य है वो लक्षित लाभार्थी कौन है, कितने हैं, तो उसमें आपको लिखना होगा कि अमुक गांव अमुक मोहल्ले के जितने भी इन नशों से ग्रसित लोग हैं उनको नशे से मुक्त कराना। तो उसमें संख्या भी हो सकती है, अंदाजन 20 लोग हो सकते हैं, 25-30 लोग, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को नशे से मुक्त कराना इस वर्ष का हमारा यह लक्ष्य है। तो ये लक्षित लाभार्थी हो गए। फिर अगला पॉइंट है अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया क्या रहेगी। तो उसके लिए हमें अलग अलग जो हमने जो उद्देश्य लिए हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला उद्देश्य था हमारा अमुक गांव या मोहल्ला में विभिन्न नशों में जकड़े हुए लोगों का सर्वे करना। तो हमें एक सर्वे पद्धति, अब किस प्रकार से सर्वे करेंगे, तो सर्वे करने के कई प्रकार के उसकी विधियां हैं। उसमें से एक है अपनी रैंडम सर्वे कर लिया, हम घूम करके और लोगों से बातचीत करके, या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमने देख लिया कि कौन कौन लोग किन किन नशों के अंदर फंसे हुए हैं, ग्रसित हैं, उनकी जानकारी हासिल कर ली। दूसरा ये हो सकता है कि हमने एक क्वेश्चनियर बना दिया, एक प्रश्नावली बना दी, तय कर दिया, उसमें हमने अलग अलग बना दिया कि किस ग्रुप के आयु ग्रुप के जो लोग हैं वो किन किन नशों के अंदर ग्रसित है। तो हमने एक प्रश्नावली बना दी, प्रश्नावली बना करके लोगों से भरवा दी, क्या आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, अगर हाँ तो उसमें कौन सा नशा करते हैं, तंबाकू, कितने समय से कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने वो एक क्वेश्चनियर बना करके, प्रश्नावली बना करके, प्रश्नावली माध्यम से सर्वे कर दिया। तो सर्वे की पद्धति आपने जो है इस प्रकार की ले ली कि प्रश्नावली पद्धति या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, रैंडम सर्वे, इस प्रकार की पद्धति से हम इसका सर्वे कर सकते हैं।
फिर दूसरा, जैसे हमारा जो उद्देश्य था वो गांव मोहल्लों के लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रम या शिविरों का आयोजन करना। तो इसमें हमारी पद्धति क्या हो सकती है? प्रेरित करने के लिए हम स्वयं जो नशे से ग्रसित लोग हैं उनसे हम बातचीत करके उनको प्रेरित कर सकते हैं, अथवा हम किसी ऐसे जो नशे को छुड़वाने वाले जो शिविर लगाने वाले लोग हैं, जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को ला करके उनसे कुछ व्याख्यान मालाएं करवा के उन लोगों को बुला करके और उससे प्रेरित कर सकते हैं। किसी डॉक्टर को, अच्छा डॉक्टर है, उनको हमने बुला लिया एक दिन गांव के अंदर और वहाँ पर नशे के संबंध में बातचीत करवा दी। नशे के कारण कौन कौन सी बीमारी होती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं, कितनी घातक होती हैं, तो जो भी उसके दुष्परिणाम है उसके बारे में एक डॉक्टर बताएगा, तो उसकी बात सभी लोग सुनेंगे और उसको समझेंगे कि हाँ वास्तव में डॉक्टर बात कर रहा है, इसका मतलब यह नशा बहुत ही खतरनाक है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह के लोगों से प्रेरित करवाना, कोई बड़ा अधिकारी है उनको बुला लिया, उनके द्वारा ये बात करवाना। तो इस प्रकार से हम प्रेरित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। फिर जैसे नशे से ग्रसित लोगों को नशा मुक्ति शिविरों में ले जाना, तो आसपास में कोई नशा मुक्ति शिविर है, वहाँ से हमने संपर्क कर लिया और वहाँ से संपर्क करने के बाद ऐसे लोग जो नशे से ग्रसित हैं तो उनको शिविरों तक ले जाएंगे और ले जा करके वहाँ भर्ती करवाएंगे। तो इस प्रकार से हम उनको छुड़वाएंगे, यानी लोगों को समझा करके नशा मुक्ति शिविरों तक ले जाना, ये एक प्रक्रिया रहेगी। ले जाएंगे, उसके माध्यम से वहाँ भर्ती करवा करके और नशे से मुक्ति दिलवाएंगे, या नशा मुक्ति का ये एक हम इस तरह से हम कार्य करेंगे। फिर हमारा अगला जो उद्देश्य था उसको कैसे पूरा करेंगे? जैसे उसमें बैनर और पोस्टर लगाना। तो बैनर और पोस्टर, जैसे हम देखते हैं जो तंबाकू के उत्पाद होते हैं उनके ऊपर एक छोटा सा एक पोस्टर लगा हुआ रहता है कि कैंसर जानलेवा है। तो हम ऐसे बड़े पोस्टर लगा करके और कैंसर वाले चित्र लगा करके और बड़े पोस्टर लगा करके गांव मोहल्लों के अंदर या जो चौराहे हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं। तो लोग आते जाते पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस तरह से अगर तंबाकू का नशा करेंगे तो इतनी घातक कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, इस प्रकार के हाल हो सकते हैं। तो उससे लोगों को अंदर से एक भय महसूस होगा और वो उससे प्रेरित होकर के और नशे की तरफ या तो जाएंगे नहीं और जा रहे हैं तो छोड़ेंगे। इस प्रकार के पोस्टर लगाना, या नशे विभिन्न प्रकार के उसके कारण कौन कौन से दुष्परिणाम है वो हमने लिख दिए। जैसे घर में झगड़े हो जाते हैं नशों के कारण। नशों के कारण कई बार हम देखते हैं कि जहरीली शराब पी ली, उससे कई लोग मर जाते हैं, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, कमाने वाला वो चला गया। तो इस प्रकार के जो दूषित परिणामों को दर्शाने वाले पोस्टर बना करके और बड़े पोस्टर हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर हम जो है ऐसे एक जो 20 पोस्टर इस तरह के बना करके हमने जो फ्लैक्स लगाएंगे, उससे नशा मुक्ति हेतु एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों के बीच में और लोग है जो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के काम करना। तो ये एक जो हमारा जो काम करने की जो प्रक्रिया होगी ये इस तरह से होगी। ये हमें पूरा उसमें लिखना है इस रूपरेखा के अंदर, यानी जैसे ये अपने जाने वाली पद्धति है तो पद्धति के अंदर हमें इस प्रकार की ये सारी चीजें उसमें लिखनी होगी। तो ये पॉइंट जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा सरकारी या गैर सरकारी संस्था या संगठन से सहायता प्राप्त की है या सहयोग लिया है। अगर आपने लिया है तो उसके बारे में लिखना होगा। जैसे आप नशे के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप संबंधित जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ से आप सहयोग ले सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। कोई सामाजिक संस्था है उसको अपने साथ ले सकते हैं, कोई एनजीओ है उसका सहयोग ले सकते हैं। कई ऐसे एनजीओ हैं जो नशा मुक्ति के लिए शिविर चलाते हैं, उनसे आप सहयोग ले सकते हैं। अगर आपने इस प्रकार से कोई सहयोग लिया है तो उसका नाम भी लिखना उसमें कि अमुक हॉस्पिटल या अमुक एनजीओ के साथ मिलकर के हम यह प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार की ये जो रूपरेखा है जो आपके लगभग 2 या 3 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, वो बना करके
और आप कॉलेज में सबमिट करेंगे, तभी आपको 20 नंबर इसके मिलेंगे। और फिर इस रूपरेखा के अनुरूप आपको काम करना, जो आपने उद्देश्य लिए हैं उन उद्देश्यों को आपने जो पद्धति आपने यहाँ लिखी उन पद्धतियों को काम में लेते हुए और वर्ष पर्यंत काम करना है। जितना भी आप काम कर रहे हैं उनके जितना भी डेटा है, जितने भी विभिन्न प्रकार के आपने कार्यक्रम किए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके फोटोग्राफ्स है, आपने कोई अच्छा काम किया, आपको किसी संस्था ने सम्मानित किया तो उसका जो सर्टिफिकेट है, इस प्रकार के जितने भी कार्य आपने किए हैं उन सबको संकलित करते हुए आपको एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करनी है इस रूपरेखा के अनुरूप। और फिर आपको वर्ष के लास्ट में, यहाँ सत्र के अंत में कॉलेज में वो सबमिट करनी होगी। तभी आपको 50 में से आपने किस प्रकार का कार्य किया है वो यहाँ की इंटरनल कमिटी असेस करके, असेसमेंट के बाद में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके मार्क्स आपके जो सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट है उसके साथ में ग्रेड के अंदर या जो परसेंटेज का वेटेज है उसमें भी जुड़ेंगे। इसलिए आपको सीरियसली ये काम करना है। अगर किसी ने छोड़ दिया तो आपके ये 100 नंबर का ड्यू रह जाएगा, दूसरे साल करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इस साल भी करना है, अगले साल भी कंटिन्यू करना है और तीसरे साल भी करना है। यानी जब तक आप डिग्री करेंगे तब तक प्रति वर्ष इस प्रकार का प्रोजेक्ट आपको लेना है और करना है। उसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर आपके एक एक मेंटर नियुक्त किए गए हैं। तो जो मेंटर आपका संबंधित मेंटर है उनसे आप बात कर सकते हैं। आपने जो सब्जेक्ट आपने सभी ने तय कर ही लिए हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार कैसे रूपरेखा तैयार करनी है उसके बारे में आप मेंटर से भी बात कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पर बताया है उसका भी सहयोग आप ले सकते हैं। एज इट इज़ जैसा मैंने बताया वैसा आप नहीं करना, कॉपी नहीं करनी है, लेकिन मैंने एक आइडिया दिया है कि इस तरह से आप यहाँ रूपरेखा तैयार करके और कॉलेज में यथाशीघ्र सबमिट करवाएं। और जमा करवाने की दिनांक भी 28 नवंबर 2020 है। तो 28 नवंबर 2020 तक यह रूपरेखा आपको कॉलेज में आपके मेंटर के माध्यम से यहाँ जमा करवानी है। यह वीडियो आप अधिक से अधिक बच्चों के साथ में साझा करें ताकि सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।